नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से अब तो और भी ज़्यादा अच्छे से चलने लगी होगी और आप सभी बहुत बेसब्री से एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज फिर लेके लौटे। इस वीडियो में आपको यूनिट 10, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर यूनिट 10 कराओ, यूनिट 11 कराओ। तो आज हम यूनिट 10 के साथ वापस लौटे हैं। इस यूनिट में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल गेम्स इन एमपी के बारे में आपको बताऊंगा। जितनी भी एमपी में गेम्स हैं जो खेलो इंडिया में इंक्लूड है या जिनका सिग्निफिकेंस, जिनका महत्व ज़्यादा है एमपी में, जो हमारी जिनको हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और उनसे होने वाले फ़ायदे क्या क्या हैं, उन सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो हो सके तो वीडियो शेयर कर दो सबसे पहले, ठीक है? और 2 मिनट में मैं भी अपने ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ ताकि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, एमपी में आने वाले एग्ज़ाम की, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी भी शेयर कर दो फटाफट भाई, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कैसी लगी भाई आपको इससे पहले वाली वीडियोस? कैसी लगी हैं ये बताओ मुझे पहले। आप सभी मुझे ये बताओ, जो इससे पहले जो वीडियोस है आप तक सही तरीके से पहुंच रही हैं, सही नॉलेज आपको गेन हो रही है? और किस किस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज चाहिए या किस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए, ये भी मुझे ज़रूर बता दो भाई कमेंट में एक बार। आप सभी के लिए कमेंट्स ओपन है, ठीक है? और जितना हो सके बेटा दिलो जान लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के पास। और एक ही बारी में मैं श्योर हूं कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा यूनिट 10, ठीक है? एमपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10, जो इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल एंड ट्रेडिशनल गेम्स इन एमपी, ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या लोकल और ट्रेडिशनल गेम्स हैं एमपी में। भाई देखो, एमपी में हमारा बोलते हैं कि हमारा हार्ट बसता है, ठीक है ना? बहुत ही रिच कल्चर है, बहुत ही रिच ट्रेडिशंस है वहाँ के, ठीक है? तरह तरह के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे, ठीक है? जैसे आगे आइए हम बात कर लेते हैं पहले। लेट मी यूज माई पेन फर्स्ट। देखो, मध्य प्रदेश लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया इज अ लैंड रिच इन कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस, ठीक है? बहुत मतलब मध्य प्रदेश में रीति रिवाजों की कहानियाँ, ठीक है, बहुत ही रिच कल्चर है वहाँ का, बहुत रिच ट्रेडिशन है, ठीक है, जो हर जगह मोस्टली हर स्टेट्स में फॉलो किया जाता है। उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम उसके कल्चर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। लोकल स्पोर्ट्स फ्रॉम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दीज गेम्स आर ऑफन प्लेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। पहले ये गेम्स बेटा फेस्टिवल्स में खेली जाती थी, जो जैसे आप सभी के गांव खेड़े में फेस्टिवल्स होता है, वहाँ पे गांव वाले मिलके कोई किसी फेस्टिवल पे, किसी ओकेजन पे एक गेम रख लेते हैं, ठीक है? जैसे कुश्ती की जब स्टार्टिंग हुई तो गांव मोहल्लों से ही हुई, ठीक है ना? ऐसी ही मध्य प्रदेश में भी कुछ गेम्स थी जिनको अब पूरा वर्ल्ड वाइड खेला जाता है। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। दे कैरी विद देम, क्या क्या चीज कैरी करते हैं वो गेम्स, क्या क्या चीज कैरी करते हैं? कस्टम, स्टोरीज, रिचुअल्स, रीति रिवाज, ठीक है, कहानियां, ये सब अपने साथ लेके गेम्स जो है वो गेम्स हमें क्या बताती हैं? रीति रिवाजों के बारे में, जो हमारे पहले से पूर्वज जो खेलते आ रहे हैं, कुछ उनकी कहानियों के बारे में, ठीक है ना? टाइम टू टाइम जब टाइम पास होता जाता है, टाइम पास होता रहता है, मतलब टाइम बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है, तो हमारे पास क्या पहुंचती है?
हमारे पास कहानियां पहुंचती हैं, पुराने जितने भी हमारे खिलाड़ी रहे हैं, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के, हमारे शहर के, हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी जो गली मोहल्ले स्टेट खेल के, नेशनल खेल के जो बड़े हुए हैं, जो जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, उन सभी की कहानियां सुनने को मिलती हैं। कौन कौन सी गेम है? जैसे गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, कबड्डी, लंगड़ी, खो खो और इनके जैसी बहुत सारी ट्राइबल गेम्स। ठीक है, किस चीज का सिंबॉलिक है? इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम। जैसे एक एक तरीके का गिल्ली डंडा ऐसे वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं हो पाया, लेकिन आप सभी जानते हैं गिल्ली डंडा हर मोहल्ले में, हर सिटी में, कहीं ना कहीं गाँव में खेला जाता है। ठीक है ना। कबड्डी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है, खो खो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है। ठीक है ना। आज इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनसे हमारा फायदा क्या क्या है। सोशल बॉन्डिंग, हमारी जो सोशल बॉन्डिंग है वो स्प्रेड होती है, मतलब आपस में कम्युनिटी में हमारी सोशलाइजिंग जो है, हम बहुत सोशलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे का कल्चर जान पाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बॉन्डिंग अच्छी हो पाती है। ट्रेडिशनल गेम्स फोस्टर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट एंड social cohesion. They are usually played in group, requiring teamwork. जो ग्रुप्स गेम्स है, जो ग्रुप गेम्स है, उनमें क्या रिक्वायर्ड होता है? टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल मतलब होता है आपसी। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी कि आप अगर किसी सीनियर की या जूनियर की रिस्पेक्ट कर रहे हो या करोगे तो सामने से भी आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगी, है ना। आप सभी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो बखूबी जानते होंगे और उनको पता है कि हमें अपने जूनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, हमें अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ताकि वो भी हमें अपनी सीनियरिटी दिखाते हुए हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें कुछ अच्छा बताएं, हमें ग्राउंड के बारे में, हमें स्पोर्ट्स के बारे में, हमें डिसिप्लिन के बारे में टाइम टू टाइम क्या करें, बताते रहे, सिखाते रहे। ठीक है, क्या क्या चीजें क्या हेल्प करती हैं? ये चीजें हेल्प करती है डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपसी रिलेशन यानी कि आपका जितना भी, यूं मान लो कि आपस का जो भाईचारा है ना। अगर देसी लैंग्वेज में मैं बोलूं, आपस में जो भाईचारा है, यानी कि आप बोलते हो ना ग्राउंड मेट, ये मेरा ट्रैक मेट है, ये मेरा स्पोर्ट्स मेट है, ठीक है, ये मेरे साथ स्पोर्ट्स करता था, तो उससे आपसी रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में डेवलप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। क्या क्या होती है इन गेम्स से? फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होती है। क्या क्या डेवलप होता है? फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना, एजिलिटी, मेंटल अलर्टनेस, है ना। फिजिकल फिटनेस होगी डेवलप, स्टेमिना भी डेवलप होगा जिसे हम एंड्योरेंस बोलते हैं, एजिलिटी भी डेवलप होगी। एजिलिटी आपको पता होगा, है ना, चेंज ऑफ डायरेक्शन इन स्पीड। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आपको जाना है सीधा, इसको बोलेंगे स्पीड। अगर पॉइंट ए यहां पे है, पॉइंट बी यहां पे है, फिर पॉइंट सी यहां पे है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ जाना है, फिर पॉइंट सी से पॉइंट ए की तरफ वापस जाना है। ठीक है, जैसे कोन गेम्स में होता है, यहाँ पे एक कोन है, यहाँ पे एक कोन है, यहाँ पे एक कोन है ना। आपको टच करना है, इसको टच करना है, फिर इसको टच करना है, इसको टच करना है, फिर इसको टच करना है, तो उससे आपकी एजिलिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन इन स्पीड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका उससे क्या होता है, इन गेम से क्या डेवलप होता है? मेंटल अलर्टनेस, आपका रिएक्ट करने का तरीका, आपकी चीजों को सोचने समझने का तरीका वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कबड्डी रिक्वायर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। कबड्डी में क्या रिक्वायर्ड है? जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो कबड्डी में एकदम आपको एकदम विद इन अ मिनी सेकेंड आपको रिएक्ट करना है ना। आप रेड डाल रहे हैं तो आपको एकदम विद इन अ मिनी सेकेंड आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, है ना। खो खो में भी सेम ऐसी, खो खो में क्या क्या रिक्वायर्ड है? खो खो में क्या क्या रिक्वायर्ड है? स्पीड चाहिए, रिफ्लेक्सेस अच्छे होने चाहिए, फोकस होना चाहिए बिल्कुल, है ना। साथ ही साथ ये गेम्स जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, इनमें कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं है ना, ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है, ताकि इक्विपमेंट होंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी,
है ना। ये ज़्यादा एक्सेसिबल है, हर कोई ने मतलब हर कोई इनको खेल सकता है, कोई भी इजीली खेल सकता है, इजीली एक्सेस कर सकता है ना। साथ ही साथ प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, ये हमारे जो कल्चर है, ये हमारे जो पुरानी जो प्रथा चलती आ रही है उसको प्रिजर्व करता है, उसको बचा के रखता है। ठीक है ना। अगर मान लो आपके दादा कोई गेम खेलते थे और वही गेम आपको पसंद आ गई या सबको पसंद आ रही है घर में, और आप वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी खेलते जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो वही तो प्रिजर्वेशन है ना। वही तो प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज है। आपके जो घर में, आपके जो मोहल्ले में, आपके जो स्टेट में, आपके जो नेशन में जो आपकी खेली जा रही हैं चीजें, वो आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो आप हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं उनकी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखो कुछ हम लोकल और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत ही रिच इन कल्चर, रिच इन हेरिटेज है। ठीक है, जिनसे हमें फिजिकल फिटनेस, हमारा टीम वर्क, ट्रेडिशनल वैल्यू सीखने को मिलती है। ठीक है ना। आज हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले देखो, और इस वीडियो में मैं आपको इन सभी गेम्स के बारे में कुछ नई नई बातें बताऊंगा। ठीक है, लिख लेना बेटा, सब अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो और लिखते चलो, नोट डाउन करते चलो। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मलखम के बारे में। मलखम आप सभी ने देखा होगा कैसे खेलते हैं। ये मलखम खेल रहे हैं बच्चे, है ना। मैं रब कर देता हूं, है ना। ये मलखम आप डायग्राम देख रहे हैं, पिक्चर, ये फोटो देख ही रहे हैं मलखम की। बहुत ही अच्छी बैलेंसिंग गेम है, और ये वन ऑफ द फेमस गेम इन एमपी। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। एमपी की जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बेटा, वो नोट डाउन कर लो। मैं मलखम के बारे में कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, आप सभी को पता होगा, आई थिंक नहीं भी होगा तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पहले देख लेते हैं मलखम क्या चीज है। अ पोल बेस्ड जिम्नास्टिक स्पोर्ट where athletes perform acrobatic feats on a vertical wooden pole or rope। ये ध्यान रखना, ऑन अ वर्टिकल वुडन रोप और पोल। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी गेम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वर्टिकल वुडन पोल। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी गेम होगी, आपको खो खो दे देंगे, ठीक है, बैडमिंटन दे देंगे, मलखम दे देंगे, तो आप डायरेक्टली मलखम पे टिक करना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप लोग नोट डाउन कर लो, मलखम की पोल हाइट कितनी होती है। अगर हम पोल हाइट के बारे में बात करें, पोल हाइट कितनी होती है, नोट डाउन कर लो बेटा। पोल हाइट होती है आपकी लगभग 2.6 मीटर। ठीक है, 2.6 मीटर। अगर हम फीट में बात करें तो लगभग लगभग 8.5 फीट। ठीक है, पोल का सरकमफेरेंस बेटा ध्यान रखना, ये बात, पोल की हाइट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, पोल का सरकमफेरेंस लगभग लगभग बेस जो रहता है वो 55 सेंटीमीटर का रहता है। जो मलखम का जो बेस रहता है, बेस जो मलखम नीचे से रहता है ना बेटा, यहाँ पे ये नीचे, ये 55 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक है, और इसका जो टॉप है, ये टॉप ऊपर से यहाँ पे, आपने देखा ना यहाँ पे, ये रहता है आपका लगभग लगभग 35 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप। ठीक है, नोट डाउन कर लेना बेटा मलखम। इससे क्या क्या सिग्निफिकेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व, हिंदी में लिख लो।
जिनको नहीं समझ में आए वो महत्व। इस गेम का क्या क्या महत्व है? पहला, डिक्लेयर्ड द स्पोर्ट्स स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ एमपी। ये आपका जो है स्टेट स्पोर्ट है एमपी का। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा विच वन इज नॉट अ स्टेट स्पोर्ट ऑफ एमपी। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है नॉट करके, आपसे डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, और अगर डायरेक्टली पूछे तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्टली नहीं पूछे तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बेटा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है विच ऑफ दीज इज नॉट द स्टेट स्पोर्ट ऑफ एमपी। ठीक है, तो कौन सा स्टेट स्पोर्ट्स होता है? मलखम होता है। क्या क्या एनहांस करता है, क्या क्या बूस्ट करता है? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अच्छी करता है आपकी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करता है, बैलेंस बहुत अच्छा करता है ना। पॉपुलर इन रूरल फेस्टिवल्स एंड स्कूल कंपटीशन। एमपी में रूरल फेस्टिवल्स में ये बहुत पॉपुलर है और स्कूल कंपटीशन में भी बहुत बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका गिल्ली डंडा। इस गेम को तो लगभग सभी जानते होंगे, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, और अगर होगा भी तो जिसको नहीं पता, अगर कोई है कोई जिसको नहीं पता, बताओ पहले, किसको नहीं पता गिल्ली डंडा के बारे में? किसको नहीं पता? अरे बचपन में तो सब खेले होंगे, है ना, बचपन में तो सब खेले होंगे। ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, फोटो में तो दिखाई दे रहा होगा आपको कैसे खेलते हैं। इसमें दो स्टिक होती है, एक स्टिक, छोटी वाली स्टिक को बोलते हैं गिल्ली, स्मॉल वुडन पीस को बोलते हैं गिल्ली, और लॉन्ग स्टिक को बोलते हैं डंडा। ठीक है, इससे क्या करते हैं, बड़े डंडे से छोटे डंडे को हिट करते हैं, और ताकि जितनी दूर हो सके उतनी दूर फेंका जाए, है ना। ऐसा कोई फेमस स्पोर्ट्स नहीं है ये, बट ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है एमपी का। ठीक है, क्या क्या करता है ये, क्या महत्व है इसका, क्या क्या अच्छा करता है गेम खेलने से? क्या होता है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन। इस गेम से आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा सर? अभी बताता हूँ, ये देखो, मान लो आपके पास ये डंडा है एक, ठीक है, ये एक डंडा है, ये एक गिल्ली है, यहाँ पे एक गिल्ली रखी है, छोटी सी गिल्ली रखी है। आप इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे मारेंगे, हिट करा आपने यहाँ पे, ये गिल्ली उछली, यहाँ पे उछली। अब आपको इस बैट से पीछे से बैट को ला के फिर इसको हिट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे हिट कर रहे हैं, यहाँ पे ये गिल्ली उछली ना, यहाँ पे हिट कर रहे हैं। तो सोचो इस इतने टाइम में, इतने टाइम में क्या आप एक गिल्ली को मार भी रहे हैं, हिट भी कर रहे हैं, और वो उसी टाइम पे उछल भी रही है, और उसी टाइम पे आप बैट को स्विंग करके पीछे से लेके भी आ रहे हैं उसको हिट करने के लिए, है ना, उसको हिट करने के लिए लेके भी आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए आपका? हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए, नहीं चाहिए? तो इस गेम से हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा आपका। प्लेड वाइडली इन विलेजेस, गांव, रूरल एरियाज, गांव में ये सबसे ज्यादा खेला जाता है, खेतों में सबसे ज्यादा बच्चे खेलते हैं। इसमें लगभग मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, कुछ भी नहीं चाहिए, दो डंडों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना, है ना। किस किस का फेवरेट गेम है ये, बताओ, किसने खेला है बचपन में, है ना। चलो गुड, नेक्स्ट हम चलते हैं कबड्डी पे, वन ऑफ द फेमस स्पोर्ट्स इन इंडिया, और बहुत ही बेहतरीन गेम, मेरा पर्सनल फेवरेट गेम एक, है ना, कबड्डी। मुझे सबसे पहले कमेंट में ये बताओ भाई, आप सभी तो तैयारी कर ही रहे हो, है ना। मुझे सबसे पहले ये मेरे को ये चीज बताओ कि कबड्डी कोर्ट की मेजरमेंट, ठीक है, कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है? टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, प्लेयर कितने होते हैं, और कोर्ट कितने बाय कितने का होता है?
चलो ठीक है, गुड। देखो मैं बताता हूँ, नोट डाउन कर लो जिसको नहीं पता बेटा। कोर्ट होता है बेटा मेंस के लिए 13 बाय 10 मीटर का, 13 मीटर बाय 10 मीटर का। ठीक है, वुमेन्स के लिए 11 मीटर बाय 8 मीटर का। ठीक है, प्लेयर्स कितने होते हैं? जो खेल रहे होते हैं, जो प्लेइंग में होते हैं, वो होते हैं 7 प्लेयर, प्लस 5 रहते हैं सब्स्टिट्यूट में। ठीक है, 5 जो रहते हैं वो सब्स्टिट्यूट में रहते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन होता है इसका 40 मिनट टोटल। कैसे डिवाइड होता है? ये डिवाइड होता है 20, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 20 मिनट्स। ठीक है, क्या क्या चीज अच्छी होती है? पॉपुलर इन रूरल एमपी, ऑफन प्लेइंग ड्यूरिंग फेयर्स। आपके मेले में, आपके ओकेजन पे, आपके यूँ लगा लो रूरल में कंपटीशन, जो छोटे मोटे गांव के कंपटीशन होते हैं उनमें बहुत खेला जाता है, बहुत पॉपुलर गेम है। ठीक है, फिर ये बाद में खेलो इंडिया का पार्ट भी हो गया था, और साथ ही साथ एशियन गेम्स का भी पार्ट हो गया, है ना? है ना? एशियन गेम्स में पार्ट हो गया। बहुत ही, इंडिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलती है कबड्डी, आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से। जिसमें कि इंडिया आपकी, इंडिया जीती थी, वुमेन्स वुमेन्स की टीम जो जीती थी, एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप, है ना, 2025 में इंडिया जीती थी। किसके खिलाफ जीती थी? तेहरान से। ठीक है, 32-25 से, इतने स्कोर से वुमेन्स टीम जो है जीती थी। और साथ ही साथ 2023 में भी मेंस और वुमेन्स की टीम जीती थी दोनों। ठीक है, मेंस की टीम जो जीती थी वो जीती थी ईरान से फाइनल में, और वुमेन्स की टीम जो जीती थी वो चाइनीज ताइपी से जीती थी 2023 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछेंगे, बट स्टिल यू हैव टू नो ऑल दीज। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में, आपकी नॉलेज में ये होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं लंगड़ी गेम। ये भी एमपी में एक बहुत ही फेमस गेम है। ठीक है, एक पैर से इसमें एक प्लेयर चेज करता है अपने अपोनेंट को। कैसे खेलते हैं? अ होपिंग गेम वेयर प्लेयर चेज ओपोनेंट वाइल बैलेंसिंग ऑन वन लेग। ठीक है, यह ऐसे आपका एक अरीना बना होता है, एक प्लेयर से एक पैर से होप करता करता, उछलता उछलता एक दूसरे प्लेयर को चेस करना होता है दूसरे उसमें जाने से। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको नॉलेज लेनी है थोड़ा, तो आप यूट्यूब कर सकते हैं कि कैसे खेला जाता है ये। अगर मैं इसको बताने बैठा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये
इससे क्या क्या होता है, एक पैर से उछलते हैं तो आपका स्टेमिना अच्छा होगा, आपकी एजिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका एंड्योरेंस भी अच्छा होगा, साथ ही साथ एजिलिटी भी बहुत अच्छी होगी, प्लस साथ में आपकी स्ट्रेंथ लेग्स की वो भी अच्छी होगी, है ना। इसमें भी कोई इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, नो इक्विपमेंट नीडेड, प्लेड इन ओपन फील्ड्स, ये ओपन ग्राउंड में, ओपन फील्ड्स में खेला जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सतोलिया। सतोलिया एक ऐसी गेम है जिन्हें हम पिट्ठू भी बोलते हैं, और ये बच्चे गली मोहल्ले में आपको अधिकतर खेलते हुए दिख जाएंगे, है ना। ये भी एक ट्रेडिशनल गेम है एमपी की। इसमें क्या होता है, ये ऐसे पत्थर पे पत्थर रखे मिल जाते हैं, फिर इसको बच्चे जो है बॉल से हिट करते हैं, ये पत्थर गिर जाते हैं, फिर बच्चे भागते हैं पत्थर को, एक टीम जो है चेज करती है, दूसरी टीम को रोकती है, रेसिस्ट करती है पत्थर को जमाने में, एक के ऊपर एक जमाने में। ठीक है, इससे क्या क्या होता है, एनहांस प्रिसिशन एंड टीम वर्क, आपका जो टीम वर्क है, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है ना। ये बहुत ही पॉपुलर है अमंग चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, जो भी गाँव के इलाके हैं या रूरल बैकग्राउंड वाले इलाके हैं थोड़े, उनमें ये बहुत ही बच्चे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, हर जगह, लगभग लगभग हर जगह। ठीक है, ये बात कर लेते हैं गतका के बारे में। गतका आपको शायद पता हो या नहीं भी पता हो, जो हमारे एक तरीके से यूं मान लो सिखों की देन है ये, है ना, सिख वॉरियर्स की देन है। अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म यूजिंग वुडन स्टिक्स इंस्पायर्ड बाय सिख वॉर्स, सिख वॉरियर ट्रेडिशंस, है ना। ये सिख, जो भी सिख वॉरियर है उनकी देन है। ये एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है जो वुडन स्टिक से खेला जाता है, लगभग जैसे आप यूं मान लो आपने झांकियां देखी होंगी, है ना, तो वहां पे आपने ये खेलते हुए देखा होगा, वुडन स्टिक से आपस में, एक हाथ में आपको बचाव के लिए ये दिख जाएगा, दूसरे हाथ में ये स्टिक, है ना। सेल्फ डिफेंस यूं मान लो, एक तरीके की ये सेल्फ डिफेंस गेम है। ये आपकी क्या एनहांस करेगी, एनहांस सेल्फ डिफेंस स्किल्स, है ना। नेक्स्ट चलते हैं खो खो। देखो, खो खो के बारे में भी बात करते हैं। ये भी पता ही होगा आपको खो खो, लगभग आप सभी को पता होगा खो खो, खो खो के बारे में, है ना। चलो तो भाई मुझे ये बताओ, पोल टू पोल डिस्टेंस क्या होता है, कितना होता है पोल टू पोल डिस्टेंस। साथ ही साथ मुझे ये बताओ, प्लेइंग एरिया कितना होता है, और साथ ही साथ मुझे ये बताओ पोल की हाइट कितनी होती है। ठीक है, पोल का डायमीटर कितना होता है, जल्दी जल्दी बताते जाओ मेरे को, है ना। एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, है ना, और इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है। इन सभी के बारे में बताओ, क्वेश्चन इनसे बनेगा ही बनेगा, 101%। खो खो से ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए। ठीक है, पोल टू पोल डिस्टेंस कितना होता है, प्लेइंग एरिया कितना होता है,
पोल की हाइट कितनी होती है, पोल का डायमीटर कितना होता है, कितने प्लेयर खेलते हैं, टोटल प्लेयर कितने होते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं खो खो के बारे में अच्छे तरीके से समझाने लगूं तो यूं मान लो कि 40 मिनट का लेक्चर ले सकता हूं पूरी इसकी मेजरमेंट डायमेंशन समझाने में। ठीक है, तो अगर आपको खो खो की गेम के बारे में समझना है तो मुझे कमेंट में बता दो, इसकी एक अलग से आपको पूरी मेजरमेंट की, रूल्स की, रेगुलेशंस की वीडियो बना दूंगा, आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, पहले मुझे ये भाई 5 और 6 ये चीज बताओ, पोल टू पोल डिस्टेंस कितना होता है, बताते जाओ। फर्स्ट, पोल टू पोल डिस्टेंस कितना होता है। पोल टू पोल डिस्टेंस होता है 24 मीटर। ठीक है, ये एक पोल है, ये यहाँ से लेके ये दूसरा पोल है, इसके बीच का पोल से लेके, एक पोल से लेके दूसरे पोल तक, यानी कि ये आपको दिख रहा है ये एक पोल, इस पोल से उस पोल तक के बीच का डिस्टेंस ये होता है हमारा लगभग 24 मीटर। लगभग क्या, 24 मीटर ही होता है। ठीक है, और ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाइट कलर की लाइन, ये भी बता देता हूं आपको, ये पोल की लाइन दिख रही है आपको, सेंटर लाइन, पोल की लाइन, ये भी लिख लो बेटा। पोल की जो लाइन की विड्थ होती है, ये चौड़ाई देख रहे हो इसकी, यहां से लेके यहां तक, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, कितनी होती है इसकी विड्थ, लगभग लगभग 30 सेंटीमीटर, पोल लाइन विड्थ। ठीक है, प्लेइंग एरिया कितना होता है, कमेंट में बताओ जल्दी, फटाफट बताते जाओ जल्दी जल्दी, प्लेइंग एरिया कितना होता है। 27 बाय 16, इंक्लूसिव 1.5 मीटर इंटू 16 मीटर ऑफ फ्री जोन, फ्री जोन मिला के। ठीक है, पोल हाइट कितनी होती है बताओ, पोल हाइट कितनी होती है ग्राउंड में ऊपर अबव, 120 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल। ये लिख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है 101% अबव ग्राउंड लेवल। डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 9 से लेके 10 सेंटीमीटर, पोल का डायमीटर। ठीक है, ये पोल का डायमीटर। अब बताओ टीम में प्लेयर कितने होते हैं, 2 टीम होती है ना, एक चेजिंग टीम, एक रनर टीम, है ना। हर टीम में 12 प्लेयर होते हैं, 12 प्लेयर ईच, और खेलते कितने हैं, 9 प्लेइंग में होते हैं। ठीक है, 9 जो है वो प्लेइंग में होते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखना, एशियन खो खो फेडरेशन के अकॉर्डिंग 15 प्लेयर हर टीम में होते हैं। ये आपके खो खो फेडरेशन में 12 प्लेयर्स, लगभग 12 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन एशियन खो खो फेडरेशन के रूल के हिसाब से 15 प्लेयर भी होते हैं। ठीक है, और देखो 12 प्लेयर टोटल होते हैं, ये भी बता दूं, नोट डाउन कर लेना, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 12 प्लेयर टोटल होते हैं, 9 प्लेइंग में होते हैं, है ना, 9 प्लेइंग में होते हैं, तो सब्स्टिट्यूट में कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, 3 सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, ये ध्यान रखना, 9, 5, 9, 2 क्वार्टर में गेम होती है। ठीक है, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 9, 5, 9। ठीक है, पहला एक टीम खेली, 9 मिनट दिए, 5 मिनट का बीच का ब्रेक, फिर दूसरी टीम खेली, उसको भी 9 मिनट मिले, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरा क्वार्टर,
9 मिनट में टीम खेली, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरी टीम 9 मिनट खेली। ठीक है, तो टोटल यू मान लो 36 मिनट प्लेइंग टाइम होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछे कि प्लेइंग टाइम कितना होता है, तो क्या खो खो में प्लेइंग टाइम होता है 36 मिनट का। ठीक है, क्या इनकरेज करता है ये? खो खो खेलने से क्या बेटर होती है? स्पीड और स्ट्रेटेजी, आपकी स्किल्स अच्छी होती हैं, एजिलिटी प्लस एजिलिटी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है आपकी। ये आपको खो खो आपको कहाँ, स्कूल्स में, लोकल टूर्नामेंट्स में खेलते हुए इजीली दिख जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं एमपी के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बारे में जो खेलो इंडिया में इंक्लूड किए गए थे 2018 से लेके प्रेजेंट तक। कौन कौन से हैं ये? एक तो मलखम, दूसरा कबड्डी खो खो, तीसरा योगासना। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मलखम क्या होती है? एक पोल जिम्नास्टिक की फॉर्म है, इसकी नेशनल चैंपियनशिप भी है मलखम की। साथ ही साथ इस गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। 5 करोड़ 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में इसकी ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया था। ठीक है, कबड्डी और खो खो ये बहुत ही पॉपुलर रूरल टीम स्पोर्ट्स है। हर स्कूल, लगभग स्कूल में, कॉलेजेस में ये कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएंगे। योगासन भी आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, और ये भी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पार्ट हो चुका है। ठीक है, आपको मलखम की खो खो, कबड्डी, इन तीनों की मेजरमेंट, टाइम ड्यूरेशन, प्लेयर सब्स्टिट्यूट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज़रूरी है तीनों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन सभी गेम्स से जो हमें सीखने को मिलता है, इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विपमेंट और फ्री गेम्स, इन सभी में लगभग इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ईजिली एक्सेसिबल है, नो कॉस्ट बैरियर है, इन पे कोई ज़्यादा आप पे इक्विपमेंट खरीदने का, या फिर जूते खरीदने का, या फिर आपको कुछ भी इक्विपमेंट खरीदने का कोई भी लोड नहीं होगा। जैसे खो खो में हो गया, लंगड़ी में हो गया, आप इजीली खेल सकते हैं। इंक्लूसिविटी है, आप इसको कहीं भी खेल सकते हैं, हर जगह, मोहल्ले में, गांव में। ठीक है, मोहल्ले में, मोहल्लों में, और शहर में, स्कूल में, कॉलेजेस में, आपको हर जगह ये इजीली देखने को मिल जाएगी, है ना। इससे स्किल डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है? एनहांस एजिलिटी, स्ट्रेटेजी, क्रिएटिविटी प्लस स्ट्रेंथ प्लस आपका एंड्योरेंस। खो खो में कितना एंड्योरेंस चाहिए, है ना। खो खो में कितना एंड्योरेंस चाहिए आपको? 9 मिनट कॉन्टिन्यूस भागना है, वो भी स्पीड से, है ना। ये इको फ्रेंडली भी है, इनसे किसी को कुछ हार्म भी नहीं होता, ना नॉइज पोल्यूशन है, ना कुछ है ना। अब हम बात कर लेते हैं एमपी के कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो एमपी के उभरते सितारे हैं, और जिन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे एमपी का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। उसमें से पहला नाम है ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इज एन इंडियन स्पोर्ट शूटर। ये एक शूटर है, शूटिंग इनकी गेम है। ही वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, ध्यान रखना, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2019 एशियन गेम्स में। इसमें 50 मीटर राइफल, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। 50 मीटर राइफल में 2019 एशियन
शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और साथ ही साथ ये 2020 के समर ओलंपिक्स में, है ना, कौन से ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में जो बाद पोस्टपोन हो गए थे, 2021 में हुए थे, उन्होंने उसमें भी इनको कोटा प्लेस मिली थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने फिर 2024 के ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में भी पार्ट लिया, इसमें सेम मेंस 50 मीटर राइफल। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह शूटर है, कौन सा इवेंट खेलते हैं, 50 मीटर राइफल, 3 पोजीशन वाला, और साथ ही साथ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं 2019 एशियन के, है ना, और साथ ही साथ 2020 और 2024 में ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट कपिल परमार, ये एक पैरा जूडो प्लेयर है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। ठीक है, इनका ब्रॉन्ज मेडल भी रहा है 2024 के पैरा ओलंपिक्स में, ये ध्यान रखना। मैं मेजर इनके जो भी अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आप लोग नोट कर लेना। ब्रॉन्ज मेडल है 2024 के पैरालंपिक्स में। यही ऐसे ये एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो जिन्होंने जूडो में पहला पैरालंपिक मेडल दिया, है ना। साथ ही साथ इन्होंने 2019 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। साथ ही साथ इनका गोल्ड भी रहा 2023 के ही ग्रैंड प्रिक्स में। साथ ही साथ इनका ब्रॉन्ज मेडल भी था 2023 के वर्ल्ड गेम्स में, और इसके साथ इनका एक सिल्वर मेडल भी था, सिल्वर 2022 एशियन पैरा गेम्स में। देखो कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं हमारे देश के, है ना। ये इनकी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, ये लिख लेना बेटा, नोट डाउन कर लेना, है ना। इसके बाद हम चलते हैं प्राची यादव, ये भी एक पैरा वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं हमारी, है ना, जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट लिया, जिनका ब्रॉन्ज मेडल आया 2022 के पैरालंपिक वर्ल्ड कप में। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। पैरालंपिक वर्ल्ड कप 2022 में इनमें से किसका मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रॉन्ज मेडल इसमें 2022 पैरा वर्ल्ड कप। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रजनी झा के बारे में। ये भी एक पैरा वाटर स्पोर्ट्स प्लेयर है, कैनोइंग की प्लेयर है। इन्होंने भी क्वालिफाई किया था 2024 समर पैरालंपिक्स के लिए, है ना, कैनोइंग में। नेक्स्ट चलते हैं पूजा ओझा के बारे में। पूजा ओझा भी पैरा वाटर स्पोर्ट्स है, ये भी कैनोइंग की खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्हें भी
2024 समर पैरालंपिक्स में देश का नाम रोशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, ये बताओ भाई, मजा आ रहा है, इजीली समझ में आ रही है भाई? तुम्हारी 30-40 मिनट में एक यूनिट पूरी अच्छी तरीके से कवर हो रही है, और क्या चाहिए बताओ? पूजा ओझा, जिन्होंने 2024 पैरालंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और साथ ही साथ 2022 के एशियन पैरा गेम्स में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। ठीक है, ये भी कैनोइंग की खिलाड़ी रही हैं। 2024 में ओलंपिक्स, 2022 में एशियन पैरा गेम्स। है ना? मजा आया नहीं आया भाई, ये बताओ मुझे, बताओ। देखो, इतना सब कुछ, पूरी एक यूनिट कितनी इजी तरीके से हमने कवर कर ली, है ना? तो ये कंप्लीट होती है आपकी यूनिट 10। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मलखम लिख देता हूं यहां पे, मलखम, खो खो, कबड्डी। ठीक है, इन तीनों के बारे में तो इम्पोर्टेंट ही आपको पता होना चाहिए, हर एक मेजरमेंट के बारे में, हर ग्राउंड मेजरमेंट, प्लेयर्स के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, है ना? बॉल की हाइट कितनी है, कितने प्लेयर खेलते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या है, सब चीज आपको पता होनी चाहिए। मजा आया नहीं आया भाई, ये बताओ, मजा आया नहीं आया? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपको ऐसी प्रोवाइड करते रहेंगे। और जो जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो मेरे को कमेंट करके, इस वीडियो के एंड में जब ये वीडियो फिनिश हो जाए तो उसके नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे सब अपना, और ऐसी मेहनत कर दो कि बस रूम बंद करो अपना, और कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, आपका एग्जाम बहुत ही पास आ गया है। ठीक है, मतलब अगर देसी लैंग्वेज में बोलूं तो सिस्टम हैंग कर दो पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, ध्यान रखेंगे भाई सब अपना।